Now, good morning, students. Today I am going to deal a very beautiful poem, Ode to the Autumn. Ode to the Autumn is written by John Kent. John Kent was one of the greatest English romantic poets. He was born in London. He was a great lover of nature. He died of tuberculosis at the age of 26. His poems and letters have depth beneath their beauty and achieve greatness. His poem, he reveals the principle of beauty in the autumn. New leaves and fruits grow on trees. There is neither too hot nor cold. Nature looks beautiful everywhere. Winds blow friendly. People feel relaxed, having and enjoying a good health. The ray of sun make the fruit fleshy and tasty. Now in this poem, poet wants to convey that the depth and beauty of autumn. He wants to reflect the pain and suffering of life also. In the poem Ode to Autumn, Kent describes the beauty and characteristics spirit of autumn in a series of memorable picture and the beauty of nature. Now students, I am going to start my poem Ode to Autumn. ओड का कहीं कोई मतलब नहीं होता है, पर हम ओड को अकेलेपन से संबोधित कर सकते हैं। और ऑटम मतलब पतझड़ का महीना, यानी पतझड़ का महीना वह महीना होता है जिसमें ना तो बहुत अधिक ठंड और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। लोगों को यह राहत देती है। कुछ क्षण के लिए जो है लोगों को लगता है कि यह पतझड़ का मौसम है, पर यह मौसम भी कुछ न कुछ अच्छे संदेश को लोगों तक पहुंचाता है। अब मैं पोएम को स्टार्ट करने जा रही हूँ। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बूजम फ्रेंड of the muttering sun, conspiring with him how to load and bliss with fruit the vents that round the thresh eaves run। कवि ने बहुत सुंदर लाइन इसमें कहा है कि ऑटम का महीना धुंध माने कोहरे का महीना होता है, कोहरे का समय होता है और पके हुए फलों का महीना माना जाता है। मेलो का मतलब होता है सुंदर, मधुर, अच्छा। तो यह वह मौसम है जिसमें कोहरे छाए हुए रहते हैं और वृक्ष फलों से लदे हुए होते हैं। क्लोज बूजम फ्रेंड ऑफ मटरिंग सन, और पतझड़ का मौसम सूर्य का बहुत ही करीबी मित्र होता है। बूजम फ्रेंड मतलब वह दोस्त जो बहुत करीबी होता है, मतलब बूजम फ्रेंड वह फ्रेंड होता है जिससे कि हमें किसी भी बात की उम्मीद नहीं होती है और फिर भी वह मुझे बहुत मदद करे, सपोर्ट करे हर क्षेत्र में। कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लिस विथ फ्रूट एंड वेंट्स दैट राउंड द थ्रेसेस एव रन्स। कवि ने आगे कहा है कि जब सूर्य बहुत अच्छे से निकलने लगता है, मतलब बूजम फ्रेंड जब वह बन जाता है तो सूर्य बहुत अच्छे से निकलने लगता है और उसकी रोशनी पेड़ पौधे पर पड़ने लगती है और पेड़ पौधे अच्छे से बढ़ने लगते हैं। पोएट कहते हैं कि सूर्य और ऑटम दोनों मिलकर कंस्पायर करते हैं, मतलब षड्यंत्र करते हैं, यानी दोनों मिलकर साजिश रचते हैं
और बेलों को फलों से भर देते हैं। नेक्स्ट लाइन, पल्स द mosses had cottage trees and fill all fruit with ripeness to the core। कवि ने कहा है कि बेलों के साथ साथ बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं, और मॉस का मतलब होता है, हम लोग देखते हैं कि जब बरसात आने लगता है तो वृक्षों पर छाले जैसे कुछ पड़ जाते हैं जिसको काई कहते हैं, तो वह काई जो है उसमें लग जाता है। तो बेलों के साथ जो काई लगे पेड़ होते हैं उस पर भी फल लद जाते हैं, यानी फल जो है वह पूरी तरह से लदा हुआ रहता है। To swell the ground and plant the hazel cell with a sweet kernel to set budding more, and still more later flowers for the bees, until they think one day will never is, for summer has, oh, ere brim had their calmy cells। कवि ने कहा कि और जब ऑटम का महीना होता है तो उसमें सभी फल अच्छे से पक जाते हैं, फल का कोई भी भाग कच्चा नहीं रहता है, और पतझड़ के मौसम में कद्दू भी फूल जाते हैं। हेज़ल का मतलब होता है अखरोट, यानी पतझड़ के मौसम में अखरोट की जो गिरी होती है वह भी पूरी तरह से भर जाती है। To set budding more and still more later flower for bees, और इस ऑटम के महीने में कलियां निकलती है जो आगे चलकर फूल बनती है, और मधुमक्खियों के लिए वह एक स्वीट जूस को तैयार करती है, और मधुमक्खियां उसके स्वीट जूस को, नेक्टर को भर कर अपने छत्ते में जाकर जमा करती है, और यह कामना करती है, यानी मधुमक्खी जो है फूलों से इतना ज़्यादा रस को लेकर छत्ते में भर देती है, और वह कामना करने लगती है कि अनटिल दे थिंक वार्म डे विल नेवर, और वह कामना करती है कि गर्मी का दिन फिर से वापस ना आए। इन नेक्स्ट स्टैंजा कवि ने ऑटम के महीने को एक स्त्री के साथ कंपेयर किया है, एक महिला के साथ कंपेयर किया, और बताया who had not seen thy oft admit their store, sometimes whoever sex abroad may find thy sitting careless on a granary floor, thy hair soft lifted by the winnowing wind। कवि ने कहा कि कौन ऐसा है, यानी कौन ऐसा है जो अनाज के बीच में बैठा है, अनाज के बीच में बैठा है। स्टोर का मतलब ऐसे होता है जमा करना, और इसमें मैंने एक वर्ड और कहा, वह था अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब होता है विदेश। यहाँ होगा वह जगह जहाँ पर खलिहान होता है, जो गांव से थोड़ा दूर होता है। तो कभी कहते हैं कि कौन ऐसा है जिसने अनाज के बीच में बैठा हुआ तुम्हें नहीं देखा होगा, मतलब वो स्त्री के रूप में बता रहा है ऑटम को कि तुम्हें अनाज के बीच में बैठा हुआ कौन ऐसा मनुष्य होगा जो नहीं देखा होगा। कभी कभी जब कोई अजनबी या परदेसी गलियारे से गुजरते हैं तो वे इस पतझड़ के मौसम को अच्छे से देख पाते हैं कि यह पतझड़ का मौसम जो है वह कितना खूबसूरत है। इस पंक्ति में केंट ने पतझड़ को एक औरत से कंपेयर किया है। जब कोई गांव जाता है तो वह देखता है कि वह खलिहानों के बीच कैसे बैठी होती है, और कहता है साथ साथ कि द सीटिंग केयरलेस ऑन ग्रेनरी फ्लोर, यानी अनाज के बीच वो बैठी है। दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय विनोइंग विंड। विनोइंग का मतलब होता है किसी भी अनाज को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया। तो यह बोलता है कि तुम्हारा जब हवा चलता है तो उस समय जो तुम्हारा जो केश है वह इस तरह से लगता है, यानी कि जब चावल से या किसी भी अनाज से भूसे को अलग किया जाता है तो
अनाज एक तरफ और भूसा एक तरफ आ जाता है। तो उसी तरह से जैसे लहराती हुई कोई औरत जब बाल को खोल कर बैठती है और हवा का झोंका जब चलता है तो वह कितना खूबसूरत दिखता है। वही दृश्य जो है वह खलिहान का दृश्य होता है जब विंड जो है वो बहता है। नेक्स्ट स्टैंजा। और ऑन हाफ reaps had furrow sound asleep। और कवि ने इस पंक्ति में भी बहुत सुंदर कहा है कि जब इसका कंपैरिजन एक महिला से किया गया तो यह बताया कि जब विनोइंग की प्रक्रिया चलती है तो ऐसा लगता है कि कोई महिला अपने जुल्फ को खोल कर बैठी हुई है और हवाएं उसे लहरा रही हैं। ठीक उसी प्रकार से अनाज से दाने की अलग करने की प्रक्रिया शुरू थी। नेक्स्ट लाइन में कवि ने कहा है फॉरो। फॉरो मतलब अगर हम कहीं खेत या सब्जी उगाते हैं तो क्यारियाँ बनाते हैं ना, तो फॉरो उस क्यारी को ही कहते हैं। तो वही कहता है कि उसके बाद हवा चलते चलते उस क्यारियों के बीच ऐसा लगता है कि जाकर सो जाती है। ड्राउंस इट विथ द फॉर्म ऑफ पॉपीज, यानी पॉपीज एक फूल का नाम है, एक प्रकार का फूल है वो। तो वही कहता है कि वाइल दे हुक स्पेयर द नेक्स्ट स्वॉथ एंड ऑल ट्विस्टेड फ्लावर्स, यानी तुम मदहोश हो जाती हो इसलिए तुम फसल को काट नहीं पाती हो, फसल को काट नहीं पाती हो। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लैनर दाउ डोस्ट कीप स्टडी दे लाइड एंड हेड अक्रॉस अ ब्रुक वेयर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, हे वेयर आर दे, थिंक नॉट ऑफ देम, thou hast their music too। कवि ने इस खूबसूरत लाइन में कहा है कि सीज़न में सबसे सुंदर सीज़न स्प्रिंग सीज़न माना जाता है। वही कवि बता रहे हैं कि बताइए कि स्प्रिंग का सीज़न कहाँ चला गया, आप बताइए कि स्प्रिंग का सीज़न कहाँ चला गया। क्यों? क्योंकि इस सीज़न में भी उतनी ही खूबसूरती है जितनी खूबसूरती स्प्रिंग सीजन में होती है। तो वही स्प्रिंग के सीजन से तुम कह दो कि यह सीज़न भी बहुत ही सुंदर है। अब जो है वह सीज़न चला गया है इसलिए उसके बारे में मत सोचो। अब जो गीत बह रहा है चल रहा है उसके साथ चलो। नेक्स्ट लाइन। वेयर बेयर्ड क्लाउड ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे and touch the suitable pains with rosy how। नेक्स्ट कवि ने कहा है कि जब दिन खत्म हो रहा है तो अब धीरे 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 बादल चमक रहे हैं और सूर्य की जो रोशनी है वह भी धीरे धीरे दिख रही है और वह जो है सबटल प्लेन को छू रही है। सबटल प्लेन का मतलब होता है जैसे हम लोग खेत में चावल या मक्का जब कट जाता है तो उसका कुछ भाग जो है मिट्टी के ऊपर जो है रह जाता है, तो उस भाग को हम लोग सबटल प्लेन कहते हैं। तो उस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वह गुलाबी दिखने लगती है, तो वह भी खूबसूरत दिख रही है। देन इन अ वाइफुल shower the small gunt mourn among the river shallows born a leaf or sinking as the light wind leaves or die। कभी कहते हैं कि सूर्य की रोशनी पड़ने से गुलाबी गुलाबी यह दृश्य यानी वह जो सबटल प्लेन का दृश्य था वह तो खूबसूरत लगता ही है, लेकिन जब दिन खत्म होने लगता है तो गॉन्ट एक कीड़े का नाम है, तो वह भी रोने लगता है, विलाप करने लगता है। और उसके साथ साथ इसमें क्रिकेट का नाम दिया गया है, वह भी एक कीड़ा है जो कि रोने लगता है और उस नटकीड़े की आवाज़ जो है वह कभी कभी तेज हो जाती है और कभी कभी मंद पड़ जाती है। यानी कवि जो है यह बता रहे हैं कि दिन जो ख़त्म हो रहा है तो कभी कभी यह जो कीड़े हैं वह भी एक साथ कभी ज़ोर से रोते हैं और फिर कभी चुप हो जाते हैं। Among the river shallow born aloft or sinking as the light wind lives or dies,
and full-grown lambs, loud belt from hilly bourne, hedge cricket sings, and how with treble soft the red beast whistles from a garden croft, and gathering swallow twittering in the skins। और कहते हैं कि इस खूबसूरत से समय में यह बताया जा रहा है कि यह जो खूबसूरत समय जो धीरे धीरे ढलने लगता है, उस समय जो कुछ पहाड़ी पर जो बकरे होते हैं वह भी आवाज़ लगाते हुए, मिमियाते हुए धीरे 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 जो है पहाड़ी से उतरकर अपने प्रवास की ओर चलने लगते हैं, और झिंगुर भी गाने लगते हैं। मतलब सारा दृश्य जो है शाम जब होने लगता है तो वह धीरे 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 जब समाप्ति की ओर बढ़ते हैं तो बकरे का मिमियाना भी दिख सुनाई देने लगता है, और चारों तरफ का दृश्य जो है वह भी दिखने लगता है, सॉफ्ट दिखने लगता है। और जो रेड बीस्ट फ्रॉम द विस्टल गार्डन क्रॉफ्ट, यानी यह भी एक कीड़ा है, झिंगुर है जो गाता है, और उसके साथ साथ यह बताता है कि यह जो रॉबिन जो नेक्स्ट कि रॉबिन जो पक्षी है, वह रॉबिन पक्षी जो है वाटिका के एक छोर से अपने मधुर स्वर में गीत को शुरू कर देते हैं, और अबविल का जो झुंड है वह आकाश में, यानी रॉबिन का जो झुंड है, सॉलो का जो झुंड है, वह आकाश में जो है चहकने लगता है, बोलने लगता है। तो यह खूबसूरत कविता जो है वो जॉन केंट के द्वारा लिखा गया था।